अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है तो यस लिख दें। हेलो। अच्छा बच्चों देखो, कल के दिन ना मैंने आप लोगों को सेट्स के क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज के दिन 18 के ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को इंशाल्लाह डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़रा तवज्जो से सुनिएगा तमाम तर बातों को कि किस तरीके से 18 के ऑनवर्ड्स और जो भी कल की क्लास होगी उसका लेक्चर अगर इन केस आपका मिस हो गया था। बेटा 9:30 बजे असल में मेरी कोचिंग की क्लासेस 9 बजे ऑफ होती है। तो ये है कि 9:30 बजे आपकी क्लास मतलब 9:30 9:45 तक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो बेटा 19 वर्ड्स यानी कि 20 होगी। पहले मुझे ये बता दो सबको आवाज़ क्लियर है? जिनको क्लियर है वो यस लिख दें ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। ओके बच्चों, सबको क्लियर है? थैंक यू। कोशिश करो कि जिनको वॉल्यूम कम लग रही है ना, तो वो एक काम ये करें, हेडफोन्स लाजमी यूज़ करें। ठीक है, हेडफोन्स का वॉल्यूम मैक्सिमम कर लें तो इंशाल्लाह ये है कि आपको आवाज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं माइक का पूरा वॉल्यूम ऑन मैंने किया हुआ है बच्चों। ठीक है, अच्छा मैंने ऑलरेडी पिक्स निकाल के रख ली थी, ये लाइक जो भी क्वेश्चंस थे, ताकि हम सिर्फ सोल्यूशन जल्दी जल्दी डिस्कस करें। इससे काम तेज हो जाएगा। अब ये कि आगे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप लोग तवज्जो से सुनते जाइएगा बच्चों। देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। अगर मैं 19 के हवाले से आपसे बात करूं तो वो क्या होगा, उसको हटाऊं। बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी बुक का क्या लिखा हुआ है, तवज्जो से सुनिएगा। रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं क्लास। अब बिल्कुल तवज्जो से सुनना, सारी बातें सुनना, लिखना, आखिर में सवाल करना, क्योंकि एक साथ सारे सवाल करोगे तो आंसर करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ऐसा एक्सप्लेन करूं कि आपको सारी बातें समझ आ जाए। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहा जा रहा है कि अगर सेट ए बराबर है ए बी सी के और सेट बी बराबर है 3 4 5 के, देन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। भाई देखो, यहाँ पे ये बात याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर है 3, सही है, और बी के अंदर भी 3 है, यानी कि दोनों पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर भी 3 है और बी के अंदर भी 3 है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं तो इसको कहा जाता है ए इज इक्विवेलेंट टू बी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट। ठीक है, और इक्वल के अंदर एलिमेंट बराबर होता है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, सो योर जवाब विल बी सिंपली ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये सिंपल सा एमसीक्यू था बेटा। अब इसी के आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चन नंबर 20, ये सबके क्लियर है ना? यानी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो वो इक्विवेलेंट कहलाएगा। बेटा अब 20 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, नहीं नहीं मंजिला, आप लोग से वो सिर्फ इक्विवेलेंट की बात हो रही है। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आप बी सही है इसके अंदर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 20 देख लो सारे। हाँ, डी बी स्टेटमेंट सही है, लेकिन बोलो रिलेशन बोला जा रहा है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। सो आप लोगों ने रिलेशन के लिए ए इज इक्विवेलेंट टू बी बोला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नहीं बोला गया, रिलेशन बोला गया है। ठीक है फातिमा एंड हंजिला।
अब क्वेश्चन 20 की तरफ आ जाओ। देखो बिल्कुल, अगर बी में सेम एलिमेंट होते तो एबीसी होता। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई सेट ई जो है वो मंथ ऑफ द ईयर है, सेट एफ, अच्छा मंथ ऑफ द ईयर, मंथ विद ओनली 30 डेज, मंथ विद 31 डेज, चलो खैर हो गई, ये आपने स्टेटमेंट पढ़ ली। विच ऑफ वन ऑफ इज करेक्ट, ऑप्शन से दोबारा सवाल पढ़ लेंगे, ऑप्शन से दोबारा सवाल पढ़ लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है जी इज द सबसेट ऑफ दी एफ। भाई मुझे एक बात ये बताओ, 31 वाले डेज वाले जो मंथ होंगे और जो 30 डेज वाले मंथ होंगे, ये दोनों तो कभी भी एक दूसरे के सबसेट होंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, ये तो पूरा हो जाएगा, जनवरी फरवरी पूरे दिसंबर तक चलते जाएगा ये। इसकी बात करूं अगर मैं, तो इसके अंदर जाहिर है कि 30 डेज के अंदर हमारे पास फरवरी आ जाता है, फिर ऑल्टरनेट मंथ आते हैं, मार्च छोड़ के अप्रैल होता है, फिर आगे बढ़ते जाओ। इसके अंदर हमारे पास जो है जाहिर है 30 डेज में फरवरी को हटा दो बल्कि, ठीक है, क्योंकि फरवरी 28 डेज का होगा। और इसी के अंदर अगर मैं 31 डेज की बात करूं तो उसमें जनवरी आ जाएगा, फिर बेटा मार्च होगा, ऑल्टरनेट होते हैं, सही है, और आखिर में दिसंबर। तो क्या जी और एफ एक दूसरे के सबसेट है? नहीं है भाई, ना जी के एलिमेंट एफ के अंदर मौजूद है ना एफ के जी के अंदर, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, सही है। अब रही बात बी की, तो अच्छा ये बात बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। अच्छा यहाँ पे देखो जी इज द सबसेट ऑफ दी, क्या जी के एलिमेंट जनवरी ई के अंदर मौजूद है? जी हाँ बिल्कुल मौजूद है। तो यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं स्टेटमेंट नंबर बी को, तो बी वाली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। डी वाले पे लिखा हुआ है एफ इज नॉट द सबसेट, ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि देखो ये एफ भी ई का सबसेट है और जी भी ई का सबसेट है। इसकी वजह से हम लोग किस पे टिक करेंगे? बी पे, क्योंकि जो 31 डेज होंगे वो मंथ ऑफ द ईयर के अंदर तो बेटा आ रहे होंगे ना, ठीक है। तो यानी कि इस स्टेटमेंट से ये बात समझ आ रही है कि जो एफ है वो भी ई का सबसेट है और जो जी है वो भी ई का सबसेट है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो ये तो जाहिर सी बात है ए और सी तो गलत हो जाएगी, क्योंकि जी और एफ में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है भाई, सही है, ना जी एफ का सबसेट है ना एफ जी का सबसेट है, तो उन्होंने सबसेट लिखा हुआ है। तो देखो ऑप्शन देके भी आप बड़ी आसानी से इस बात को आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पे जी जो है वो ई का सबसेट है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू भी बड़ा सिंपल था, आपने ऑप्शन देके वेरीफाई कर लिया कि कौन सा आंसर ठीक आ रहा है। इनको इन तीनों ऑप्शन को पढ़ लो और फिर देख लो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? जिनको क्लियर हो गई वो यस लिख दो। ठीक है बेटा, काफी लोगों को क्लियर हो गई है, ओके। अब ये है कि आपने देखो कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप इस क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर ये चीज देख लें कि सबसेट कौन है किसका। जाहिर सी बात है एफ ई का सबसेट होगा, जी का सबसेट होगा, ठीक है बेटा। लिखा हुआ है ना 20 का आंसर जो है मैंने मार्क किया हुआ है, ये देखो 20 का आंसर इज बी, ठीक है। अब इसी के आगे अगर मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूं 20 के आगे, तवज्जो से सुनना। 21 ई पे तो सारे होंगे ना बेटा फातिमा, ई में तो सारे होंगे, जनवरी भी होगा, फरवरी भी होगा, मार्च भी होगा, सी मैंने लिखे हुए सारे। इस बात को पढ़ो और स्टेटमेंट पढ़ लो, आंसर आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ये आपका 20 है, सही है। 20 के बाद हमें पढ़ना है 21। सो 21 की मैंने पिक नहीं ली है, एक मिनट रुकिएगा, बल्कि ये रहा 21। जैद ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा वो आखिर में पूछना, अभी बस ये देखो सवाल क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। इधर हम लोग थ्योरेटिकल बातें करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम सिर्फ ये बैठे हुए हैं कि हमारे पास जो बुक के एमसीक्यूज हैं उसके सोल्यूशन क्या है। थ्योरेटिकल क्लासेस आपकी वीकेंड में हो रही है या वीकडेज में हो रही है। 21 पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 के इक्वल है, A23 के इक्वल है, B13 के इक्वल है। अब ये इंतहाई बच्चों वाला सवाल है भाई, पहले ए यूनियन बी निकाल लो। तो ए यूनियन बी जो है
वो आपके पास हो जाएगा 1 2 3। फिर आपने कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट जो है वो बराबर है 1 2 3 के, और ए यूनियन बी बराबर है 1 2 3 के। देयरफॉर योर जवाब विल बी नल सेट। बेटा इसकी वजह से आपका आंसर जो है वो नल सेट आ रहा है। तो 21 का आंसर जो है वो सिंपली ए है बेटा। मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बेटा 22 सुन लो। अगर मैं 22 की बात करूं, देखो 22 तो डिमॉर्गन लॉ है भाई। डिमॉर्गन लॉ आप सबको याद होना चाहिए कि आपके पास बच्चों, अगर मैं डिमॉर्गन लॉ के हवाले से बात करूं तो ये बात आप याद रखिएगा कि डिमॉर्गन लॉ के अंदर जो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। साथ साथ ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये डिमॉर्गन्स लॉ होता है। तो अगर यहाँ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो आप किसको टिक करेंगे? यूनियन पे टिक करेंगे। तो 22 का आंसर जो है वो आपके पास ए हो जाएगा। तो 22 इज सिंपली ए बेटा। 23 की तरफ आ जाते हैं। 23 पे क्या कहा जा रहा है, तवज्जो से सुनो। बेटा 22 राशिद डिमॉर्गन्स लॉ है, ये आपको याद करना है। ये बता थोड़ी सकते हैं कैसे होगा। कौन से बैच को बेटा राशिद? देखो 23 पे कहा जा रहा है ए ई एफ जी है बेटा, बी एक्स वाई जेड है। अब ये दो सेट है 23 के अंदर, ये क्या कहलाएंगे बताओ भाई? अगर मैं देखूं ए और बी, तो यहां से अगर तुम लोग ए यूनियन बी कैलकुलेट करते हो तो ए यूनियन बी जो है वो बराबर है ई एफ जी एक्स वाई जेड है भाई, यानी कि ये तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। और साथ साथ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट है, यानी कि डिसजॉइंट सेट है। तो अगर ये डिसजॉइंट सेट होता है तो ये फिर क्या कहलाता है बेटा? ये आपका सेल्स कहलाता है। ये डेफिनेशन होती है सेल्स की। सेल्स की डेफिनेशन ये होती है कि ए यूनियन बी बराबर होता है यूनिवर्सल सेट के, और बेटा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट के इक्वल होता है। ठीक है। 22 बेटा कुछ भी नहीं है, मैं डिमॉर्गन्स लॉ है, याद करना है ये। ठीक है। तो ये 22 भी डिस्कस हो गया, 23 भी डिस्कस हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 24। नहीं, एग्जॉस्टिव और सेल्स में ये फर्क होता है कि एग्जॉस्टिव सेट के अंदर दूसरा जो ऑप्शन है ना उसी के अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे ना हम। ठीक है, हम थोड़ी उसके नहीं। देखो अगर सेल्स ना हो तो फिर वो आपको एक ऑप्शन ये गिवन करेगा यूनिवर्सल सेट, तो आप उसको टिक करेंगे। सही है। देखो बेटा एक बात दोबारा बता रहा हूँ, सेल्स की डेफिनेशन सुन लो। सेल्स की डेफिनेशन होती है ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, और ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के इक्वल होता है। जबकि अगर मैं एग्जॉस्टिव सेट की बात करूं, ये आपके सर ने आपको लाजमी क्लास के अंदर लिखवाई हुई होगी बात। कल मैंने आपको ये बात बोली थी कि आप लोग लाजमी तौर पर लेक्चर को रिव्यू करके आया करें। एग्जॉस्टिव सेट जो होती है ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के इक्वल होता है। ये देखो आप क्लियर हो गई बात। यहाँ पे देख लो ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट के इक्वल है बेटा। अब जरा 24 को देखो।
अब 24 पे सेम कहानी है। 24 के बारे में बात की जाए तो बेटा देखो, ए यूनियन बी जो है, इसके अंदर ये बराबर होगा ई एफ जी एक्स वाई जेड, ए, ठीक है। और साथ साथ अगर मैं आपसे डिस्कस करूं ए इंटरसेक्शन बी के बारे में, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल है बताओ? कॉमन रीजन है ना इसके अंदर, एफ के इक्वल है। तो अगर जब कॉमन रीजन होगा तो ये एग्जॉस्टिव सेट कहलाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको यहाँ तक? आगे बढ़े। ओके बेटा, 24 के बाद, अब इसको मैंने अभी तो आपको एक्सप्लेन किया, 22, 23, 24। अच्छा, मैंने यहीं तक अभी पिक लेके रखी हुई थी। चलो अब इसके आगे देखते हैं। एक मिनट देना बच्चों, मैं आगे पहले पिक ले लूँ। ट्वेंटी फोर तक कर ली ना मैं डिस्कस। ये 25 है। बच्चों ध्यान से सुनना, 25 और 25 के आगे भी कुछ हम क्वेश्चन को कर लेते हैं और क्वेश्चंस ले लेते हैं, सही है। एक मिनट देना बच्चों मुझे। एक साथ मैं सारी पिक ले लूंगा, फिर आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके सोल्यूशन एक जगह कंपाइल हो जाएंगे, मैं आपको फिर पीडीएफ दे दूंगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, अब चलो डिस्कस करते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? 25 तक ना, ठीक है। ट्वेंटी फाइव डिस्कस करते हैं, आ जाओ
आ जाओ भाई सारे देखते हैं। देखो, अगर मैं 25 के हवाले से आपसे बात करूं तो जो सुनना सारे। देखो 25 के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर आप इस सवाल को पढ़ें तो जो से एक दफ़ा सारे सवाल को देख लेना भाई। 25 के अंदर आपके पास लिखा हुआ है लेट एम इज आर एस टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई यहाँ पे आपके पास एम आपको गिवन है, एम इज योर आर एस टी, एम जो है भाई वो आर एस टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो पहली स्टेटमेंट देखो यहाँ पे अगर एम ऐसे लिखा हुआ ना, एम आर एस और टी, उसका मतलब सेट के अंदर आपके तीन एलिमेंट है, वो है आर, मतलब पहला एलिमेंट है आर, वो भी एम से बिलोंग कर रहा है। दूसरा एलिमेंट है एस, वो भी एम से बिलोंग कर रहा है। और तीसरा एलिमेंट है टी, वो भी एम से बिलोंग कर रहा है। ठीक है बच्चों, यानी कि आर बिलोंग टू एम, एस बिलोंग्स टू एम एंड टी बिलोंग्स टू एम। तो यहाँ पे कंडीशन बोलने जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको देखता हूँ 25 के अंदर, तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है क्योंकि आर जो है वो मौजूद है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर इज अ सबसेट। देखो सबसेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट का होना जरूरी है, तभी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। कर्ली ब्रैकेट होगा तो ही तो सेट होगा, इट इज नॉट अ सेट। अच्छा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आर लिखा हुआ है, देखो एलिमेंट आर है नॉट कर्ली ब्रैकेट आर, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ऐसा सवाल मैंने आपको क्लास में कराया था, अगर आपको याद हो। इसी तरीके से सबसेट है, सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट का होना जरूरी है, तो क्योंकि यहाँ पे जो आर है वो एलिमेंट है, तो एलिमेंट अगर ये ऐसे होता ना आर सबसेट ऑफ दी एम, तो ये ट्रू होता। तभी आप इसको किस में टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए विच इज वन ओनली, पहली स्टेटमेंट ट्रू है और बाकी सारी स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? बस सबसेट में याद रखना कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट होंगे, तो वो जो दूसरा चौथा तो फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, बिल्कुल बिलोंग्स में कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा। अब सुनो आगे, ट्वेंटी फोर दिखा दूंगा भैया, देख लो। भाई 25 के बाद बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 26। देखो 26 के अंदर क्या कहा जा रहा है, हमारे पास ये चीज़ें की मैंने, तो हाँ बहुत से लोगों ने अभी आंसर कर दिया, वेरी गुड। देखो एक बात मैंने आज की क्लास में मतलब पहले भी बात समझाई थी, नल सेट जो होता है ना, नल सेट की रिप्रेजेंटेशन दो है, एक नल सेट और एक ये दो रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन या फिर ये रिप्रेजेंटेशन, ये नल सेट की नहीं है, इन दोनों के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, सही है। तो ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट है, ये नल सेट है, तभी हम 26 में मार्क करेंगे डी को। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट के अंदर एलिमेंट जीरो मौजूद है, और जीरो का मतलब है एक एलिमेंट मौजूद है, और जब एक एलिमेंट मौजूद है तो जाहिर है बेटा कि वो तो नल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी इंतहाई आसान सवाल, बट आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि नल सेट को बस इन दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो या कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई आ गया तो वो फिर नल सेट नहीं कहलाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है?
नाउ बेटा हम 27 को डिस्कस करते हैं। अब 27 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो 27 के अंदर क्या कहा जा रहा है, देखो 27 पे ये कहा जा रहा है कि V मतलब सेट गिवन है, V W X Y Z, ये सारे सेट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, Y इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द X, यानी कि Y के तमाम तर एलिमेंट्स X के अंदर मौजूद है। चेक करो क्या Y के तमाम तर एलिमेंट्स X के अंदर मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है V इज नॉट द सबसेट ऑफ द W, इसको ऐसे पढ़ लिया करो, रिवर्स कर लिया करो, आसान हो जाएगा। V इज नॉट द सबसेट ऑफ द W, V के एलिमेंट W पे नहीं है, सही है। तो V के एलिमेंट W में नहीं है, चेक कर लो भाई, V के एलिमेंट तो W में है, देख लो भाई, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है V इज नॉट द सबसेट ऑफ दी Y, यानी कि V के एलिमेंट्स Y के अंदर मौजूद नहीं है। चेक करो क्या V के एलिमेंट Y के अंदर मौजूद नहीं है, हाँ सही बात कर रही है, ये ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको रिवर्स कर लो, V इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ दी Z, यानी कि जो V है वो Z का प्रॉपर सबसेट है, यानी कि V के तमाम तर एलिमेंट Z के अंदर मौजूद है। तो आप यहाँ पे V को देखें, ये रहा V, और आप यहाँ पे Z को देखें, ये रहा Z। तो क्या V के एलिमेंट Z के अंदर है? जी हाँ बिल्कुल है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू हो गई बेटा, सही है। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, यानी कि 3 स्टेटमेंट ट्रू हो गई, एक स्टेटमेंट फॉल्स है, और वो फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो हमारी बेटा B है। तभी हम लोग 27 पे मार्क करेंगे B। ठीक है, क्लियर है बेटा ये? जिनको क्लियर है यस लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके बेटा, थैंक यू। अब देखो 27 के बाद 28 मैंने ली थी पिक। अब बच्चों हम बात करते हैं 28 के बारे में, तवज्जो से सुनना। अच्छा 28 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक है, आप लोगों ने इसको सुनना है ध्यान से। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है लेट A बी अ सबसेट ऑफ दी B, यानी कि A इज द सबसेट ऑफ दी B, और साथ साथ लिखा हुआ है B इज द सबसेट ऑफ दी C, ये लिखा हुआ भी है, प्रॉपर सबसेट है, A B का प्रॉपर सबसेट है, B C का प्रॉपर सबसेट है, सही है। अच्छा A बिलोंग्स टू A, अब जाहिर है कि अगर A पे होगा तो वो B पे भी होगा और C पे भी होगा, क्योंकि A के तमाम तर एलिमेंट्स B पे हैं, तो और B के एलिमेंट्स C के अंदर है। इसी तरीके से B बिलोंग्स टू B लिखा हुआ है, तो अगर B बिलोंग्स कर रहा है B से, तो इसका मतलब है ये B पे भी मौजूद होगा और C पे भी मौजूद होगा। इसी तरीके से लिखा हुआ है C बिलोंग्स टू C, तो C बिलोंग्स टू C, इस तरीके का एक सेट बना हुआ है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है D जो है वो A का हिस्सा नहीं है, मैं बोला है भाई D जो है वो A पे नहीं है, तो अगर D A पे नहीं होगा, अगर D A पे नहीं होगा तो D ना ही B पे होगा और ना ही C पे होगा, क्योंकि A के तमाम तर एलिमेंट्स मतलब D A पे नहीं है। तो इसका मतलब है D ऐसा हो सकता है कि B और C पे मौजूद हो और F C पे मौजूद नहीं है। ये सारी बातें पढ़ने के बाद आप आ जाओ ऑप्शन पे। पहले लिखा हुआ है A बिलोंग्स टू C, तो क्या A C पे मौजूद है? जी हाँ बिल्कुल मौजूद है, इसको लिख दोगे ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करोगे, B बिलोंग्स टू A, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या B A का हिस्सा है? नहीं है, फॉल्स। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है पार्ट 3, C नॉट बिलोंग्स टू A, अब यहाँ पे लिखा हुआ है C जो है वो A से बिलोंग नहीं करता। अच्छा यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है, C को देख लेते हैं। भाई C जो है वो C से बिलोंग करता है,
हाँ, तो जब सी जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है तो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि भाई ये सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है सी बिलोंग्स टू सी। हाँ, अगर देखो जो एलिमेंट सी के अंदर है वो बिल्कुल ए के अंदर हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि ये देखो, ये ना ए जो है वो सी का सबसेट है, तो जो सी के एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर हो सकते हैं, तो इट माइट बी ट्रू, ऑलवेज ट्रू की बात हो रही है, तो इट माइट बी ट्रू, तभी हम इसको करेंगे फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है ई नॉट बिलोंग्स टू ए। हाँ सही है, देखो अगर ई बी पे नहीं होगा तो ए पे भी नहीं होगा। इधर देखो ना भाई, अगर ई बी पे नहीं है तो जाहिर सी बात है ई ए पे भी नहीं होगा, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, तभी हम लोग बेटा किसको टिक करेंगे, ऑप्शन डी को, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 एंड 4 है। या तुम थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, तुम लोग बस ये चेक करो कि 1 2 3 और 1 एंड 4 लिखा हुआ, तो वन स्टेटमेंट तो ट्रू है ही, तो तुम लोग चौथी वाली को देख लो, क्या चौथी वाली ट्रू है क्या नहीं है, तो चौथी वाली तो बिल्कुल ट्रू है, बाकी ऑप्शन को वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तभी आप 1 और 4 को टिक कर देंगे। बुशरा मुझे दो वाला फॉल्स कैसे होगा भाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी बिलोंग्स टू ए, तो क्या बी ए पे मौजूद है, मौजूद नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है बी बी से बिलोंग करता है, तो जब बी बी से बिलोंग करता है तो बी ए से बिलोंग नहीं करेगा ना बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 था जो कि मैंने इस तरीके से बताया। इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो बेटा फिर मुझसे नेक्स्ट मतलब आखिर पे पूछना, क्योंकि रिकॉर्ड हुआ है, इसको दोबारा सुन लेना अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो। 4 वाला ट्रू इसलिए होगा क्योंकि देखो ना भाई, ई लिखा हुआ है ए का हिस्सा नहीं है, तो मुझे बताओ ई बी पे मौजूद नहीं है। अगर ई बी पे मौजूद नहीं होगा तो वो ए पे भी नहीं होगा। बात बता रहा हूँ, ऑप्शन 4 को ट्रू क्यों है भाई, क्योंकि अगर ई बी पे नहीं है, अगर देखो एक सेट है ए बी और बी उसका सबसेट है ए बी सी, तो जाहिर है कि ए के तमाम तर एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। अगर कोई एक एलिमेंट बी का ए पे मौजूद, मतलब बी पे जो एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, वो जाहिर सी बात है ए पे भी मौजूद नहीं होगा, क्योंकि बी पे ए के तमाम तर एलिमेंट्स मौजूद है बेटा। ठीक है, अब 28 के बाद 29 को डिस्कस करता है। 29 सुन लो भाई, 29 के अंदर ये कहा जा रहा है लेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। देखो अगर मैं इसके अंदर डिस्कस करूँ ना आपके बाद में, अब मैं सुन लेना मेरी बात बेटा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट है, एक तो 2, मैं पहले ही ना इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 2 बिलोंग्स टू है, पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा एलिमेंट है करली ब्रैकेट 4 5 जो कि ए से बिलोंग कर रहा है, और तीसरा एलिमेंट है 4 जो कि ए से बिलोंग कर रहा है। अब पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट देखोगे 4 और 5, क्या 4 और 5 ए पे मौजूद है भाई? 4 और 5 ए पे मौजूद नहीं है, जाहिर सी बात है इनकरेक्ट, तो ये फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि अब देखो सबसेट में क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट मौजूद होता है 4 और 5, तो एलिमेंट जो है ना, ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट है 4 और एक एलिमेंट है 5, तो 4 5 मौजूद नहीं है, सही है, कर्ली ब्रैकेट 4 5 मौजूद है, ये 3 एलिमेंट मौजूद है, इधर देख लो, तो ये फॉल्स हो जाएगी। और ऐसा सवाल अगेन मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, ये ट्रू होगी स्टेटमेंट और ये ट्रू होगी स्टेटमेंट, सही है। जबकि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी हुई? ऑप्शन नंबर ए जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट जो है वो कर्ली ब्रैकेट 4 5, अगर ऐसे लिखा हुआ होता ना बेटा तो ये ट्रू होता। ठीक है,
भाई देखो बड़ा सिंपल है, पहली स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है मैं दोबारा बता देता हूँ। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने एलिमेंट को देखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 4 और 5, तो 4 और 5 तो हमारे सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है बेटा। ऑप्शन सी ठीक है वजह, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये 4 5 लिखा हुआ है ना। भाई तुम लोग इसको मिटा दो, ये देखो इस 2 को हटा दो, इस 4 को हटा दो, तो ये बिल्कुल वही सेट बन जाएगा जो यहाँ लिखा हो। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ 29 के बाद बेटा 30 पे। बेटा जो भी क्वेश्चन है उसको लिख के रख लो, आखिर सेशन पे 15 मिनट में मैं आपके क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग दी सेशन अगर मैं सिर्फ आंसर करता रहूंगा ना तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, आपको लेक्चर इतना अच्छा नहीं मिलेगा बाद में। देखें, लेट एस इक्वल टू 3, अपने पास ना एक रजिस्टर रखो, उसमें लिख लो अपने सवाल, जितने भी सवाल है ना लिख लो उसको। लेट एस इक्वल टू 3, फिर लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट 1 4 और फिर लिखा हुआ है 2, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, एक मिनट रुकना मेरे ख्याल से चार्जिंग भी। चलो एक तो एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ फिर करते हैं आगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो भाई ये बड़ा सिंपल है, इसमें एलिमेंट कितना है, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है बेटा, और ये तीसरा एलिमेंट है। तो पावर सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए जो है ये बराबर होता है 2 की पावर n के, यानी कि 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग 31। बेटा पीडीएफ शेयर कर दूंगा, देखने की जरूरत नहीं है, मैंने कल भी पीडीएफ शेयर कर दिया था, मैं आज सब सारे ग्रुपों में करवा दूंगा, सारे ग्रुप्स में करवा दूंगा। सही है। इफ एस इज नॉन एम्प्टी सेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई इसमें करेक्ट कौन सा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एक अगर सेट होता है ना, सेट ए बी, तो इसका पावर सेट कैसे बनाते हो आप लोग। पावर सेट बनाने का तरीकेकार ये होता है कि कर्ली ब्रैकेट लिखते हो, पहले नल सेट लिखते हो, फिर आप लोग इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिखते हो और फिर पेयरिंग करते हो। तो आप क्या करते हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो है वो सेट एस को लिख रहे होते हैं। सही है, यानी कि देखो अगर मैं इसको लिखना तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ए बी और आखिर में कर्ली ब्रैकेट ए बी की जगह मैं ए लिख सकता हूँ। सही है। अब जरा सुन लेना तवज्जो से, यहाँ पे पहला ऑप्शन बोला है ए एस इज द सबसेट ऑफ द पावर्स, ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। अब ये फॉल्स क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा। जब भी आप पावर सेट बनाते हो तो कर्ली ब्रैकेट में सबसेट लिखते हो, तभी ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा ये बात दुरुस्त है। देखो अब अगर एलिमेंट की बात होती है ना, तो देखो अगर यहाँ पे आप सबसेट बना रहे हो ना, तो ये जो आखिरी एलिमेंट है ये तो ए आ रहा है ना इसके अंदर, ए पावर सेट ऑफ ए के अंदर मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल मौजूद है, तो ये बात तो ट्रू है। लेकिन जब सबसेट आएगा तो कर्ली ब्रैकेट आएगा, तो सबसेट जब आ रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तभी हम बोथ सी एंड डी को टिक करेंगे। ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि पावर सेट की डेफिनेशन होती है ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट, और जिसमें आखिरी सेट जो होता है वो सेट इटसेल्फ होता है, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इसकी वजह से ऑप्शन ए जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है। अच्छा एलिमेंट बिल्कुल होगा ये, क्योंकि देखो आखिरी वाला एलिमेंट जो है वो
आपका सेट ए ही है, तो ये बात तो सही है, एलिमेंट तो है, लेकिन जब सबसेट आएगा तो आपने कर्ली ब्रैकेट लगाना है, तभी 31 पे जो आंसर होगा वो बेटा हमारे पास बोथ होगा, बोथ सी एंड डी। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ से 31 तक डिस्कस कर लिया। अच्छा बच्चों मुझे 2 मिनट दो, जब तक आप इसको नोट डाउन करना चाहे, देखना चाहे देख लें एक नज़र। मैं इसको ना लैपटॉप को चार्ज पे लगा रहा हूँ जब तक, ठीक है, मुझे 2 मिनट देना।